नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज मेरे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। एक सामाजिक मुद्दे पे फिल्म आ रही है और जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का पहले से बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय काजी जी, आपके कुछ लिखा है मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चाय की चुस्कियों में भी जान डाल दे, अपने हाव भाव से हर रोल कमाल कर दे। विजेंद्र काला जैसे कलाकार सिनेमा की असली जान होते हैं, जो बिना शोर किए अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। अरे वाह, शुक्रिया। सर, इस बार किस तरह की मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं सामाजिक मुद्दे पे? इस बार ये है कि सरकारी बच्चा ये फिल्म लेकर के हम आ रहे हैं और इसमें मुद्दा ये है कि मतलब समझ में आया था टाइटल से जी कि हर किसी को सरकारी बच्चा चाहिए। मतलब हर किसी की जो डिमांड है एक सरकारी जॉब की जी है ना। ये मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है, आई थिंक उससे पहले भी जो भी सरकारें होती होंगी, तब से लेकर के अभी तक हर एक का जो प्रायोरिटी पे जो जॉब होती है वो सरकारी होती है। तो ये मतलब हमारे जीवन में जब मैं छोटा था, उसके बाद जब मैं युवा हुआ और जब ऐसी स्थिति आई कि अब कुछ करना चाहिए, तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये होती थी कि भाई इसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरा क्या था कि मैं क्योंकि मथुरा में मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है, लेकिन रहा मैं मथुरा में और पापा वेटनरी कॉलेज में थे जी तो वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो गया था उस तरह से। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके एक वेटनरी डॉक्टर बन जाऊँ, कि जिससे कि क्या बोलते हैं एक सरकारी जॉब लगेगी। उसके बाद मतलब जीवन में आपकी युवावस्था कैसे गुजरती है उसकी इतनी चिंता नहीं जितनी कि बुढ़ापे की होती है कि उसमें पेंशन मिलेगी। बिल्कुल। दानिश भाई, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, क्या ये फिल्म किसी कहानी से इंस्पायर्ड है या एक काल्पनिक है? ये देखा जाए तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से एक्सपायरेस है। और ये सारी चीज़ें मतलब अपने ही समाज से, आसपास से, अपने दोस्त यार से या अपन किस एरिया में, उन सब चीज़ों से लेके एक कंटेंट बनाया है जो रियल लाइफ से भी काफ़ी टच है। इसका नाम सरकारी बच्चा ही क्यों रखा गया? एक्चुअली बहुत सारे टाइटल हैं जो हम रख सकते थे, बट सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेके और बच्चा एक्चुअली मोस्टली जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो हर किसी को बच्चा ही बोलते हैं, तो उनको दामाद ऐसा चाहिए जो मतलब सरकारी हो, तो सरकारी बच्चा, मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो सरकारी बच्चा हो। तो वो टाइटल दिमाग में आया कि सरकारी बच्चा होना चाहिए और एक यूनिक लगेगा, अच्छा लगेगा, उस हिसाब से। अन्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। इस फिल्म के लिए आपने 8 किलो वजन बढ़ाया था, मैंने सुना है। जी जी। और ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी अपने किरदार के लिए करते हैं जी। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको कितना इंस्पायर किया? मुझे जैसा लुक चाहिए था, वो एक देसी टच, गांव की जो लड़कियां होती है, चबी सी, बबली सी, तो उसके लिए हमने वो चीज़ की थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, वो बहुत अच्छा लुक निकल के आ रहा था, तो मुझे तो अच्छा लगा। और मैं तो हूँ ही फूडी। अच्छा, कई बार ये उम्मीद होती है कि जी। एक ग्लैमरस रोल करे, लेकिन कई बार डी ग्लैमरस रोल भी आपके ग्लैमर को बढ़ा देता है, ग्लोरीफाई कर देता है आपके किरदार को। जी। ये कितना ग्लोरीफाई करेगा? बहुत अच्छा लुक आ रहा है, मतलब हमें जो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी वो हो गया। सर, बॉलीवुड में स्टारडम और टैलेंट के बीच की जंग को कैसे देखते हैं? बिकॉज स्टारडम एक ऐसा शब्द बन गया है, और उसके बीच टैलेंट अपने आप को खोज रहा है कहीं ना कहीं। स्टारडम और टैलेंट के बीच की जंग को कैसे देखते हैं? एक्चुअल में क्या है कि जिनका स्टारडम है तो वो अपने स्टारडम से ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, और जिनके पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट के बूते पे आ जा रहे हैं। और बहुत ही रेयर होते हैं जिनके पास स्टारडम भी होता है और टैलेंट भी होता है। तो ये एक मतलब लड़ाई नहीं है आपस में, लेकिन चक्कर ये है कि सबसे बड़ी कि जो मास है वो इसको किस नज़रिए से देखता है, है ना। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिनेमा का जो आगाज़ हुआ, तो डेफिनेटली उस वक्त जितना भी टैलेंट रहा हो, जिस तरह से भी रहा हो, यही होता था कि कैसे भी करके सिनेमा की फील्ड हमारी बन जाए। तो उसमें हर तरह के लोग आते थे, तो उनको काम आता है नहीं आता है, लेकिन वहाँ आने के बाद लेकिन धीरे करके फिर टैलेंट को चूज़ किया जाने लगा। और वो टैलेंट जब स्टारडम बन गया तो फिर वो डिवीज़न हो गया यहाँ कि ये स्टारडम है, ये टैलेंट है। फिर सार्थक उस तरह की पिक्चरें बनने लगी, है ना, जिसको हम क्लासिक कह देते हैं, जिसको हम वर्ल्ड सिनेमा बोल देते हैं। तो सर, आपको लगता है स्टारडम कभी कभी अकेलापन भी लेके आता है? डेफिनेटली। अभी आज की तारीख में मैं तो कहीं भी मूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर स्टारडम नहीं है। वो जो उस तरह की क्वालिटी होती है वो हम
कहीं भी जाकर हमारा मन करता है भाई जाकर आज छोले भटूरे खाएं, तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि कोई बंद कमरा है भाई यहाँ ले आना, वहीं उसी जगह जाकर के हम गोलगप्पे भी खा लेते हैं। सबके लोग दिखते अरे सर आप भी, मैंने कहा हाँ यार मुझे भी पसंद है तो मैं भी, तो ये सब चलता है। लेकिन डेफिनेटली मतलब स्टारडम के लिए वो बेचारे किस तरह से करते होंगे, कैसे करते होंगे, तो ये तो दुख है। सर साइड एक्टर्स को साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं अब सिर्फ कहानी का हिस्सा भर माना जाता है या उसमें अब आपको लगता है कोई बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जी। उनका शुरू से वर्चस्व रहा है, उनके बिना सिनेमा बन ही नहीं सकता जी। और उनको मतलब उनकी जो स्थिति है किसी भी सिनेमा के लिए, किसी भी कहानी के लिए, वो बहुत ही दमदार और बहुत ही आवश्यक है। तो उनके बिना जब कुछ कोई चीज़ पूरी नहीं है, और मतलब तब भी था, आप किसी भी इतने बड़े बड़े सुपर स्टार्स हुए हैं सपोर्टिंग में, कन्हैया लाल जी हैं, आपके ओम प्रकाश जी हैं, है ना, बहुत सारे नाम हैं इस तरह के, तो उनके बिना पिक्चर बनती नहीं थी। बिल्कुल। हर दूसरी तीसरी पिक्चर में होते थे और एक मतलब इम्पोर्टेंट किरदार रहा करता था, लोग यादगार बना के रखते थे उनको, हमेशा याद किया जाता है। और आज की तारीख में तो कहानियाँ ही इस तरह की बन रही हैं बिल्कुल मैक्सिमम, जो कि मतलब मालूम पड़ा कि मतलब सेंट्रली जो है पूरी कहानी एक सपोर्टिंग उसके ऊपर है और बाकी में साइड में जो हीरोज खुद बोलते हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि मतलब कि यादगार है और यादगार रहेंगे ये। दानिश भाई, कंटेंट की बात हो रही है और बॉलीवुड में बहुत सारा कंटेंट बनता है, ओटीटी पे भी बनता है, लेकिन कुछ कंटेंट पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ दमदार कंटेंट भी होता है जिसको कई बार जगह इतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। बॉलीवुड में लगातार जिस तरह का कंटेंट आ रहा है और जिस तरह का कंटेंट अब आप लेके आ रहे हैं सरकारी बच्चा, कैसे देखते हैं इस कंटेंट को? सबसे पहले तो हर एक चीज़ें मतलब ऑडियंस जो है सब अलग अलग है जी। किसी को एक्शन पसंद है, किसी को अपने से जुड़ी चीज़ें पसंद है, कोई कॉमेडी देख रहा है। तो हमने इसमें जो कंटेंट रखा है और जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो हमने रियलिस्टिक से उठाया है। अब इसमें मुद्दा ये है कि सरकारी जॉब को लेके और प्लस हमारी सरकार जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज हैं जी। अब ये ऑडियंस एक अलग है। अब जिसको ये रियलिटी देखना है, जो ऑडियंस हमारी जो है, उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत पसंद करेंगे, बहुत सारे होंगे जो अरे क्या है। तो मैंने जो पिक्चर बनाया है वो हमने एक मुद्दे को लेके बनाया। अब किसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। बट हमारा एक मकसद था कि थिएटर तक पहुंचा देना, एक अच्छी पिक्चर बनाना एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ। तो वो सारी चीज़ मैंने अपनी तरह से एकदम 100% निभाई हैं, बाकी सब उनके हाथ में है। अच्छा, रिसर्च हमेशा सरप्राइज करती है। Yeah. इस फिल्म के रिसर्च ने आपको कितना सरप्राइज किया और कौन सी रिसर्च ने और कौन से जो चीज़ थी आपको लगा कि अरे ऐसा भी हो रहा है और इतना परसेंटेज आ गया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शादी। जी। अभी यंग जनरेशन में आप उठा के देखिए, ये यूथ है शायद कहीं ना कहीं जूझ रहे, वो शादी नहीं हो रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तनख्वाह ज़्यादा नहीं है या उसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती, निजी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी यूनिक है। लोग क्या करते हैं कि वही वाली बात कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो बाप को ये चिंता रहती है कि भाई दामाद जो है अगर सरकारी है जी। तो यस है ना, वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब वो कितना कमा रहा है क्या, उनको ये है कि इसकी परमानेंट जॉब है। घर में बहसें हो जाती हैं इस तरह जी। सब बोलते हैं अरे है क्या, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है, अरे तुम देखना उसका पे स्केल बढ़ेगा। होता ही है कि मतलब कि साल दर साल पे स्केल बढ़ता है, ये होगा। फाइनली ये है कि एंड में जाकर के इसको नौकरी के बाद फिर रिटायरमेंट के बाद इसको पेंशन मिलेगी। लेकिन क्या है कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके पास एक अलग चीज़ है, उनके पास क्या है कि हर साल आगे बढ़ने का टाइम है जी। है ना, वो अपनी मेहनत से प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको मतलब उस पेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में वो धरोहर उसमें से ही जमा करके अपनी सिचुएशन को बना सकते हैं। कंपनियां भी स्विच कर सकते हैं वो, बहुत सारे लेकिन क्या है कि जो सरकारी हैं उनको डेफिनेटली मतलब अपने पे स्केल से लेकर के फिर कौन सा वेतन चल रहा है वो जो बना रहता है उस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा था अपने पापा को ना, क्या क्या उनको ग्रेचुइटी फलाना ढिमाका ये सब चीज़ें मिलती थी। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है उस सिचुएशन में जब किसी की जॉब इस तरह से लग जाए। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है इस तरह से तो उसमें मतलब बुरा मानने की बात नहीं है जी। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो है अपना टैलेंट अपना हुनर उसके साथ आगे बढ़िए और अब चलिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सर विजय सर, अभी हम देखते हैं अभी जिस तरीके से नौकरियों का मुद्दा उठता है, नौकरी नहीं है तो ऐसे में क्या करेगा आदमी? ऐसे में क्या वही है, देखो क्या है कि
डेफिनेटली मतलब बेरोजगारी की, क्योंकि हमारी देश में इतनी बड़ी जनता है जी। ठीक है ना, इतने सारे लोग, बच्चे रोज पढ़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, हर जगह नौकरी मिलना संभव ही नहीं है, लेकिन उनके हालात पैदा करना ये आपके हाथ में है कि कैसे भी कैसे करके, क्योंकि अभी तो आज के टाइम में जब से ये मतलब देश में आपके डिजिटलाइज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गए हैं, बहुत सारे तौर तरीके आ गए हैं कि ना कुछ न कुछ बिजनेस आप कर सकते हो, तो पर यही है कि एक सही रास्ता चूज़ करने के लिए वक्त तो लगता है। तो आपको लगता है कि विश्व गुरु बनने की और हमारा जो देश है अभी वो अग्रसर है, और मोदी जी जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें बहुत सारी नौकरियां आपको लगता है कि अभी युवाओं के लिए आएंगी? भैया उम्मीद तो कर ही रहे हैं पिछले 10-11 साल से। अब उसमें ये है कि मतलब कि कैसे स्थितियां और बनती हैं, तो ये मतलब सरकार का काम है हालात को बनाना, जी। है ना, और बाकी जो हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो उसको कैसे ग्रास्प कर पाता है, उनको किस तरह से सफलता मिलती है, ये दोनों के ही साथ है। मतलब वो भी रास्ता बनाएं और हम भी उन रास्तों पर खड़े उतरे हैं, और अगर वो रास्ते नहीं बना पा रहे हैं तो हमको रास्ते निकालने हैं। आन्या, आपको भी इस फिल्म को करने के बाद लगता है कि आन्या को भी अपना जो हमसफ़र है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, या किस तरीके से सोच को बदला आपकी इस कहानी में? जी देखो, मेरा तो शुरू से ही ऐसा है कि शादी जब आप कर रहे हो, लाइफ पार्टनर की बात आती है तो आपका आपसी रिलेशन मैटर करता है, प्रोफेशन से तो शादी करनी नहीं है आई थिंक, और लेकिन करना भी जरूरी है ना, नहीं कमा चाहिए। के भी तो नहीं लाएगा। नहीं, डेफिनेटली हार्ड वर्किंग हो, एक उसकी स्टेबिलिटी हो, वो मैटर करता है, पर ऐसा प्रोफेशन मेरे लिए तो मैटर नहीं करता है। अभी तो क्या ये तो हीरोइन बन गई है। लेकिन अभी उधर सामने वाली पार्टी होगी, अभी उसके लिए सरकारी जॉब भी मतलब नहीं भी होगी, या सरकारी जॉब भी होगी तो वो भी चल के आएगा, बोलेगा कम से कम यह रिटायरमेंट के साथ मेरे को प्लस बोनस मिलेगा भाई। आज की लड़कियां कैसे रिलेट करेंगी इस कहानी को, अगर मैं आपसे पूछूं? आज की लड़कियां, अब ये लड़की का जो स्टोरी है परी का, जी। वो प्यार में है, उसके फादर को चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का, वो जिससे प्यार करती है उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो अब वो कैसे सिचुएशन में, नॉर्मल लाइफ में भी ये होता है कि हमें पापा से भी प्यार होता है, उनका डर भी होता है, प्लस हमारे पार्टनर भी हैं, वो सिचुएशन कैसा, मतलब लड़कियां तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस इशू में स्टक होती हैं, रियल लाइफ में भी ये चल रहा होता है, पापा को कैसे समझाए, उनको भी नहीं छोड़ सकते, पापा को भी नहीं छोड़ सकते, तो करे क्या, तो डेफिनेटली लड़कियां रिलेट कर पाएंगी। क्या आपकी रियल लाइफ में भी कोई क्योंकि कई बार प्रेशर फैमिली का भी होता है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट बने, जिसको हम नेपोटिज्म कह देते हैं कई बार, कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा। तो आपको लगता है कि कई बार बच्चे पे प्रेशर रहता है, अगर आपका कोई जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, कोई ऐसा प्रेशर फील किया आपने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में? मेरे खुद के पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन वो चाहते थे, एक टाइम था जब वो चाहते थे कि हाँ मेरी बेटी भी गवर्नमेंट ऑफिसर बने, गवर्नमेंट जॉब करे, वो था उनका, लेकिन ऐसा मुझ पे कभी प्रेशर नहीं रहा है कि नहीं आपको यही करना है, उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया। टचवुड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि लड़की होके भी मुझे ये फ्रीडम मिली है कि मैं अपना लाइफ जो है वो खुद चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, आपको लगता है सरकारी बच्चा रिलीज के बाद आपके करियर की दिशा में क्या बदलाव या अवसरों की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट हो, जब वो एक काम करता है, कुछ भी प्रोजेक्ट करता है, तो होप तो होती है कि हाँ चलो आगे बढ़ने का ही, हर इंसान कोई भी एक्टर हो वो आगे बढ़ने का ही सोचता है, बाकी अब डिपेंड करता है ऑडियंस पे। ऐसा विजय सर, जूनियर महमूद की मेरे ख्याल से ये आखिरी फिल्म थी, किस तरीके की यादों को संजो के इस कहानी को हम लेके आए हैं, बिकॉज बहुत स्पेशल हो जाती है कई, क्योंकि सतीश कौशिक साहब ने भी कई फिल्में की जो उनके बाद रिलीज हुई जाने के, एमरजेंसी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, तो कैसे जूनियर महमूद को हम याद करेंगे क्योंकि अब रिलीज़ हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये श्रद्धांजलि है उनके लिए, और ये फिल्म की मतलब और सौभाग्य रहा इस फिल्म के माध्यम से हम उनसे मिले, उनके साथ काम किया जी। अदरवाइज़ हमें मतलब उससे पहले कोई काम भी नहीं किया था और कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी उनके साथ, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो बचपन से हमारे हीरो रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे और वो एक ऐसे कलाकार थे बच्चों के बीच में कि वो स्टार थे जी, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया था और एक छवि बनाई थी, अपनी ऐसी इमेज बनाई थी कि उनको हर कोई बंदा पसंद करता था। तो ये डेफिनेटली श्रद्धांजलि है उनके लिए, और
उनको याद किए बिना ये फिल्म का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी तो पहली फिल्म है और वो भी इतने अच्छे एक्टर के साथ रही है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। वो सेट पे इतने नॉर्मल रहते थे, इतनी उनकी आभा, उनका ऑरा इतना प्यारा था कि आप उनके पास बैठोगे तो आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलने लगेगी। भाई किस तरह का प्रेशर को रिलीज करेगी ये फिल्म जब रिलीज होगी, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है बच्चों पे, और सरकारी नौकरी का, जबकि सरकारी नौकरी इतनी जब है नहीं, अभी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी मोदी जी हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, मौका मिलेगा युवाओं को। लेकिन कैसे आपकी ये फिल्म की कहानी और फिल्म का एक मैसेज के तौर पे रिलीज करेगा प्रेशर? सबसे पहली चीज़ तो इसकी टैगलाइन है जी, परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर। जी। तो आप कोई भी काम कीजिए दबाव में मत कीजिए, मेरा यही कहना है। ये बहुत सारे प्रेशरों को रिलीज़ करेगी कि आप जो कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, आप वो करिए। आप किसी के दबाव में या किसी के चक्कर में वो काम मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। क्या होगा उसमें, कुछ दिन आप करोगे, उसके बाद फिर मन नहीं लगेगा, फिर एक या तो आप तनख्वाह के लिए जुड़े रहेंगे या घर चलाने के लिए, बट आप कहीं ना कहीं इंटरनली हैप्पी नहीं रहेंगे। तो मेरा यही कहना है ऑडियंस से, मेरे भाई लोगों से, कि नौकरी के पीछे या किसी भी चीज़ के मत भागो, जो अच्छा लग रहा है उसको दिल से करो, क्योंकि उसके दिल से करने से आपको ऑटोमेटिकली तरक्की मिलेगी, क्योंकि गॉड भी साथ देगा। जब आप मेहनत करोगे 110%, जब आप दिल से काम करोगे तो आपको 8 घंटे नहीं देखेंगे कि जॉब 8 घंटे की या 10 घंटे की, आप करते जाओगे। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है और ये काफ़ी चीज़ों को निकालेगा। और शायद पापा लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है यार, चलो प्राइवेट वाले से भी कर सकते हैं, लड़कों को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए और उनकी भी शादियां होने लगे। बिल्कुल ब्रिजेन सर, कभी कोई ऐसा किरदार, क्योंकि एक एक्टर की जो भूख होती है कभी मरती नहीं है, मरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मरते दम तक वो किरदार निभाने चाहते हैं, हर किरदार निभाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश एक ऐसे किरदार की अभी भी आपको लगता है कि नहीं निभाया और वो आप निभाना चाहते हैं पर्दे पे? एक्चुअली मतलब इस तरह की भावना कभी मेरी रही नहीं, इस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए, लेकिन हमेशा मेरा कहना यही है कि जो नई कॉल मेरे को आती है किसी भी नए किरदार के लिए, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है वैसे भी, क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया हुआ है, और पापा का कर लिया, चाचा का कर लिया, डॉक्टर का कर लिया, पुलिस वाले का कर लिया, वकील का कर लिया, जज का कर लिया। तो अब क्या है कि कोई भी किरदार मिलता है तो इसी के आसपास पे वापस मिलता है। तो मेरे लिए चैलेंज ये रहता है कि मैं इसको थोड़ा डिफर कैसे करूं, बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी नई बात कैसे डालूं। तो मतलब कुछ ऐसा, अब मैं सोच लूँ कि मैं हिटलर का रोल करूं, तो ये मेरे मनपसंद का एक किरदार है कि मतलब थोड़ा सा एक इस तरह का है। लेकिन फिर यही वाली बात होती है कि मतलब जो आपको मिल रहा है प्रभु की कृपा से, उसमें आप वैरायटी दे दें, उसमें थोड़ा सा आप नयापन दे दें, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होगी। आपने वही बात की सर, ब्यूटीलाइज इन दी सिंप्लिसिटी, और इतने सादगी से आप हर किरदार को निभा जाते हैं, तो आपको देखने का इसलिए बार बार मन करता है। थैंक यू। लेकिन आपको लगता है सर हिंदी सिनेमा की स्क्रिप्टिंग में अब स्टार सेंट्रिक अप्रोच हावी है, कई बार महसूस हुआ? स्टार अप्रोच, जी जी, स्क्रिप्टिंग में स्टार सेंट्रिक अप्रोच हावी हो गई है, कई बार महसूस हावी हो गई। ये तो चलन बना हुआ है शुरू से जी, भाई, कोई नई बात नहीं है कि मतलब कि भाई क्या है कि एक वक्त हुआ करता था कि एक बैलेंसिंग तब होता था जब सपोर्टिंग में इस तरह के स्टार्स होते थे जी, है ना, कि मतलब कि दिलीप साहब हैं कि महमूद साहब हैं कि राजेश खन्ना साहब हैं कि महमूद साहब हैं कि जॉनी वॉकर साहब हैं, गुरुदत्त हैं। तो एक बैलेंसिंग उस तरह से उनके सबके बराबर के रोल हुआ करते थे जी, और कहानियाँ उसी तरह की रहती थी। लेकिन कोई भी सेंट्रिक हीरोइज्म की कहानी वो तब डिपेंड करती है कि कहानी में अगर उस तरह का दम नहीं है तो आपने देखा होगा कि मतलब कभी कभी जब पूरी इस तरह से कहानी होती है वो फ्लॉप हो जाती है पिक्चरें, उनमें उतना दम रहता नहीं है। तो सही स्क्रिप्टिंग जब हो जाए जिसमें सबका अपने अपने हिसाब से, अगर मतलब सेंटर में हीरो है, अगर कहानी बिल्कुल उसी तरह की तो फिर वैसी ही बनेगी, उसके इर्द गिर्द बाकी के आर्टिस्ट आते रहेंगे। फिर वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस की चॉइस क्या है और ऑडियंस को उसमें कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन कई बार सर जी, आपने बात की अभी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना, आंसर था आपका कि सपोर्टिंग कास्ट जी, तो कभी कभी कुछ कंटेंट और कुछ एक्टर ऐसा प्ले कर जाते हैं कि हम संजू देख लें जी, विकी कौशल जी की बात कर लें, या बहुत सारी अपार शक्ति हो गए जी, अभिषेक बैनर्जी हो गए, तो कभी कभी वो अपने कंधों पे लेके, स्टोरी अच्छी है सारी चीज़ें, लेकिन वो अलग गेम खेल जाते हैं एज ए आर्टिस्ट कि एक पिक्चर देखने में अलग मज़ा आने लगता है। तो कभी कभी कुछ स्टार बहुत बड़े हैं, ठीक है, सलमान खान सर की बजरंगी भाईजान, नवाज सर पूरा खेल गए, बिल्कुल, तो पब्लिक बहुत पसंद करती है जब कोई एक कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा हो, तो पूरी कहानी वहाँ पलट सकती है कभी कभी। विजयन सर, कई बार कहानी बहुत दमदार होती है
और बड़े बड़े एक्टर लेकिन उसको कहानी में अपना किरदार निभाने से बचते हैं क्योंकि उनको अपनी इमेज की परवाह होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब दमदार कंटेंट आता है मुझे लगता है हर स्टार को आगे आना चाहिए और अपना, लेकिन आप जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो आगे आते हैं और दमदार कंटेंट को अरे अच्छी बात है अगर वो लोग ऐसा करते हैं। वो अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर हम जैसे लोगों को वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो जब इनकार कर देते हैं या उनको लगता है कि ये कंटेंट बेस्ड इस तरह की फिल्म है, अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारी इमेज के खिलाफ है तो फिर बाकी के और हैं एक्टर जो ये कंटेंट बेस्ड फिल्में करते हैं और उनका नाम रोशन होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर है अभी OTTs में आई आपका, चाहे वो क्या है वो 12वीं फेल, बिल्कुल, 12th फेल, तो 12 फेल वगैरह, ये इस तरह की फिल्में हैं। बहुत सारी छोटी, राजकुमार की एक वो श्रीकांत आई है ना, तो चक्कर क्या होता है कि उसमें बहुत मेहनत होती है है ना, साथ के साथ। दूसरा क्या है कि डिपेंड करता है कि अगर स्टार को लगता है कि हम, दूसरा क्या है ना कि हम किसी भी स्टार को अगर ऐसे लेते हैं तो हम फिर उसमें घुस नहीं पाते हैं उसको, तो आपको वो स्टार ही नज़र आने लगता है। लेकिन अगर ये है इस तरह की कहानी में, अगर इस तरह के किरदार हैं तो आपको रियलिस्टिक फॉरवर्ड पे नज़र आते हैं भाई आगे वक्त में, क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा भी हम भी बहुत देख रहे हैं। हालांकि रियलिस्टिक सिनेमा जब आता है कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी अब दमदार प्रेजेंस अपनी छोड़ के जाता है। कोई ऐसी कहानी जो रियलिस्टिक सिनेमा से जुड़ी आप आने वाले वक्त में लेके आएंगे या कुछ योजना है? हाँ है, एक माइंड में चल रहा है। हिस्टोरियल एक है सब्जेक्ट जिस सिटी का मैं हूँ, महोबा जी, आलाउदल की नगरी बोला जाता है, और वहाँ पे मैंने ये शूट किया है जी। बट कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी अभी तक एज अ थिएटर या चीज़ों में आई नहीं, जिसको लेके मैं आने वाले टाइम पे करूँगा, और वो मेरा प्लान है। आलाउदल की नगरी के नाम से कुछ करूँगा। अन्य कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं? बिकॉज ये भी एक बेहतरीन किरदार है जी। और इसके बाद कोई किस जॉनर में आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? बिकॉज बहुत सारे जॉनर्स आप देख रहे हैं, OTT पे भी इतने सारे जॉनर्स आ रहे हैं, हम और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप किस जॉनर में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? एक एक्टर ना हर तरह के अच्छे रोल के लिए हमेशा रेडी होता है। मैं भी चाहती हूँ कि जितने अच्छे रियलिस्टिक रोल मुझे मिल पाए, तो मैं ज़्यादातर रियलिस्टिक रोल करना चाहती हूँ। परेशानी में डालो मत, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है, अभी ये वाला मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिलेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 से लेकर के 100 तक जो मिलता जाए वो आप करते जाओ, सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा, किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं? किसकी सबसे ज़्यादा फिल्में देखना पसंद है आपको? एक्टर में बात कर रहे हैं आप? कार्तिक से। भाई कोई क्योंकि मैंने रियलिस्टिक सिनेमा की बात करी, आप लेके आ रहे हैं, इस फिल्म का इम्पैक्ट, रियलिस्टिक सिनेमा का इम्पैक्ट तो रहता है, इस फिल्म का आप रिलीज होगी क्या इम्पैक्ट मानते हैं कि सोसाइटी में? देखिए, इस फिल्म का इम्पैक्ट जो है कि बहुत सारी ऐसी फिल्म है जो थिएटर पे आ जाती हैं और उतर जाती, फिर रिटर्न लग जाती जी। तो बहुत ज़्यादा मैं सोच के नहीं चल रहा। आप वेडनेसडे या जो भी इस टाइप की पिक्चर है, ये माउथ पब्लिसिटी से बहुत चलती है जी। तो और वैसे तो चीज़ें अच्छी हैं, जा रही हैं, वहाँ पे लोगों को पसंद आ रहा है, ट्रेलर बहुत चल रहा है हमारा। बट ये है कि अभी पब्लिक पहले दिन या दूसरे दिन कैसे पहुंचेगी या वो किस हिसाब से जाएगी, ये अभी पता नहीं। अभी हमारी स्ट्रगल सबसे बड़ी यही है कि इस फिल्म को मतलब अपने इसके विज्ञापन के माध्यम से या पब्लिसिटी के माध्यम से इसको ऑडियंस तक पहुंचाएं कि सरकारी बच्चा नाम की एक फिल्म है। तो मेरा तो यही अनुरोध है सभी से कि 28 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, पास के सिनेमाघरों में लगेगी। कृपया करके आप जाएं, आपको बहुत आनंदित करेगी। अपनी फैमिली, अपने दोस्त, सबको लेके जाएं यहाँ। इस पिक्चर में आपको कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके जा सकते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी वल्गैरिटी, कोई भी गाली, कोई भी ग्लॉच, मतलब कुछ वैसा बैब वाला नहीं देखने को मिलेगा। एक परिवार, एक फैमिली मुद्दा है। थैंक यू, हमारे स्टूडियो हमसे बात की, और हम भी यही कहेंगे कि एक बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन कलाकारों के साथ, नाम है सरकारी बच्चा, एक बच्चे की तरह बनाई हुई। कहते हैं ना कि बच्चा सबसे प्यारा होता है, ऐसी डायरेक्टर की भी एक फिल्म होती है, हर फिल्म बच्चे की तरह होती है। बड़े प्यार से बनाई गई फिल्म है और बड़े प्यार से आप जाके देखिए थिएटर्स में, इम्पैक्ट बहुत छोड़ेगी। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि विजेंद्र सर हैं, उनके लिए हमेशा से ही लाइन जहन में आती है तो लिख देता हूँ, लिखी हुई लाइनें जाते जाते फिर बोलूँगा। सर, अदाकारी में जो रंग लाए वो विजेंद्र काला है, हर रोल में जान डाले, यही तो असली कला है। और अगर आप इन सभी सितारों की कला देखना चाहते हैं, 28 फरवरी को जाइए थिएटर्स में, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। शुक्रिया।